हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। आज हम करेंगे क्लास 6 बुक ग्लिटरिंग इंग्लिश से चैप्टर द बेट, रिटन बाय एंटन चेखव। ये एक बैंकर और लॉयर की स्टोरी है। किस तरह से उन्होंने एक शर्त लगाई, उसमें क्या कंडीशंस रखी और उस शर्त का क्या रिजल्ट निकलता है। चलो आज हम इस स्टोरी को पढ़ के देखते हैं। It was a dark autumn night. The old banker was walking up and down his study and remembering how 15 years before he had given a party one autumn evening. तो देखो, ये एक ऑटम की काली रात है। एक बूढ़ा बैंकर अपनी स्टडी रूम में ऊपर नीचे चल रहा था और याद कर रहा था कि 15 वर्ष पहले किस तरह से एक ऑटम की इवनिंग में पार्टी रखी गई थी। There had been many clever men there and there had been interesting conversation. Among other things, they had talked of capital punishment. तो उस पार्टी में बहुत से विद्वान लोग थे और वो अलग अलग विषय पर बातचीत कर रहे थे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत चल रही थी, वो थी कैपिटल पनिशमेंट पे। कैपिटल पनिशमेंट मीन्स मृत्यु दंड। The majority of guests, among whom were many journalists and intellectual men, disapproved of death penalty. तो जो मेहमान थे उनमें से ज्यादातर जो जर्नलिस्ट और बुद्धिमान लोग थे, उनका कहना था कि डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। They considered that form of punishment out of date, immoral and unsuitable. In the opinion of some of them, the death penalty ought to be replaced everywhere by imprisonment for life. तो उनका मानना था कि जो मृत्यु दंड है, ये एक बहुत पुरानी चली आ रही सजा है जो अनैतिक है, जिसको बदला जाना चाहिए। उनका मानना था कि डेथ पेनल्टी को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाना चाहिए। आई डोंट एग्री विद यू, सेड देयर होस्ट द बैंकर। लेकिन जो बैंकर था वो कहते कि मैं आप सबसे सहमत नहीं हूं। आई हैव नॉट ट्राइड आइदर द डेथ पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, बट इफ वन मे जज द डेथ पेनल्टी इज मोर मॉरल एंड मोर ह्यूमन देन इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। वो कहते हैं कि ना तो मैंने डेथ पेनल्टी झेली है, ना ही मुझे उम्र कैद हुई है, लेकिन मेरा मानना है कि जो डेथ पेनल्टी है वो उम्र कैद से ज्यादा नैतिक है। कैपिटल पनिशमेंट किल्स अ मैन एट वंस, बट लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट किल्स हिम स्लोली। वो कहते हैं कि जो मृत्यु दंड है वो इंसान को एक बार में मार देता है, लेकिन जो उम्र कैद है वो धीरे धीरे करके इंसान को मारती है। विच एग्जीक्यूशनर इज द मोर ह्यूमन, he who kills you in a few minutes or he who drags the life out of you in the course of many years. तो जो बैंकर है वो कहता है कि कौन सा जल्लाद आपको लगता है कि ज्यादा इंसानियत से भरा हुआ है, जो कि आपको कुछ ही मिनट्स में मार दे, या वो जो आपको कई सालों तक लगातार धीरे धीरे करके मारे, आपके जीवन से दूर करे। Both are equally immoral, observed one of the guests. For they both have the same object, to take away life. The state is not God. It has not the right to take away what it cannot restore. तो उनमें से एक गेस्ट कहते हैं कि दोनों ही इमोरल है, दोनों ही अनैतिक है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि इंसान को जीवन से दूर कर देना। तो जो सजा देने वाला हमारा स्टेट है वो परमात्मा नहीं है, वो गॉड नहीं है, तो उसको यह अधिकार नहीं है कि जो चीज वो दे नहीं सकता किसी, तो वो उस चीज को लेने का भी अधिकारी नहीं है। अमंग द गेस्ट वॉज अ यंग लॉयर, अ यंग मैन ऑफ 25। उन मेहमानों के बीच में एक युवा वकील भी था जिसकी उम्र थी 25 साल। ओके। When he was asked his opinion, he said, the death sentence and the life sentence are equally immoral. But if I had to choose between the two, I would certainly choose the second. To live anyhow is better than not at all. तो वो लॉयर कहता है, जब उससे पूछा जाता है क्या बताओ कि आप किस सजा को प्रेफर करते हो, तो वो कहते हैं कि दोनों सजाएं ही इमोरल है, नैतिक है, लेकिन अगर मुझे दोनों में से किसी एक को चूज करने के लिए कहा जाए तो मैं दूसरे वाली को चूज करूंगा, मीन्स की उम्र कैद को चूज करूंगा। क्यों? वो कहते हैं कि टू लिव एनी हाउ इज बेटर देन नॉट एट ऑल, कि बिल्कुल जीवित ना रहने से अच्छा है किसी तरह से जीवित रहा जाए। उसका मानना है कि मृत्यु दंड में तो इंसान एकदम से जीवन से दूर हो जाता है, लेकिन उम्र कैद में इंसान जिंदा रहता है। A lively discussion arose. The banker, who was younger and more nervous in those days, was suddenly carried away by excitement. He struck the table with his fist and shouted at the young man.
इट इज नॉट ट्रू, आई विल बेट यू 2 million यू वुड नॉट स्टे इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट फॉर 5 years। तो इस तरह से वो बातचीत चल रही थी। जो बैंकर है वो सब में छोटा था, तो उन दिनों में ज्यादा नर्वस रहा करता था। वो एकदम से एक्साइटेड हो गया और टेबल पर जोर से अपनी मुट्ठी दे मारता है और चिल्लाता है, किस पे? उस लॉयर पे। वो कहते हैं कि ये सही बात नहीं है, मैं तुमसे 2 million की बेट लगाता हूँ, शर्त लगाता हूँ कि तुम 5 साल भी अकेले कैद में नहीं रह सकते। If you mean that in earnest, said the young man, I will take the bet, but I would stay not 5 but 15 years. Earnest means serious हो। तो वो यंग मैन, वो लॉयर कहते हैं कि अगर तुम वास्तव में सीरियस हो इस चीज को लेकर तो मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाता हूं, लेकिन मैं 5 साल नहीं, मैं 15 साल उम्र कैद में रह के दिखाऊंगा। 15 डन, cried the banker. Gentlemen, I stake 2 million. तो वो जो बैंकर है वो कहते हैं कि 15 वर्ष, कहते हैं ओके, तो मैं अपने 2 million है वो दाव पे लगाता हूं। कौन लगा रहा है? बैंकर। ये लॉयर कहते हैं कि मैं 15 वर्ष जेल में रहूंगा, और बैंकर कहते हैं अगर तुम शर्त जीत गए तो मैं तुम्हें 2 million दूंगा। एग्रीड, यू स्टेक योर millions एंड आई स्टेक माई फ्रीडम, सेड द यंग मैन। तो यंग मैन कहते हैं कि ठीक है, तुम अपने millions दाव पे लगाओ और मैं अपनी आजादी को दाव पे लगाता हूं। एंड दिस वाइल्ड सेंसलेस bet was carried out. The banker with millions beyond his reckoning was delighted at the bet. At supper he made fun of the young man and said, think better of it, young man, while there is still time. To me 2 millions are a trifle, but you are losing 3 or 4 of the best year of your life. I say 3 or 4 because you won't stay longer. I am sorry for you. तो इस तरह से ये सेंसलेस एक जंगली तरीके की जो शर्त है वो वजूद में आ गई। अब जो बैंकर है वो इस शर्त से बहुत खुश है। जो सपर टाइम, डिनर के टाइम पे वो यंग मैन का मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि तुम दोबारा सोच लो, अभी भी टाइम है। मेरे लिए 2 million बिल्कुल छोटी चीज है, तुच्छ चीज है, लेकिन तुम अपने जीवन के 3-4 बेहतरीन वर्ष खो दोगी। वो कहते हैं कि मैंने कहा 3-4 वर्ष, क्योंकि तुम इससे ज्यादा वहां रुक ही नहीं पाओगे। मुझे तुम्हारे लिए बहुत खेद है। क्योंकि अब बैंकर को लग रहा है कि ये जोश में आके बोल रहा है 15 वर्ष, ये 3-4 वर्ष से ज्यादा नहीं रुक पाएगा। फिर भी वो कहते हैं कि एक बार सोच लो, क्योंकि मेरे पास तो बहुत पैसा है, 2 million उसमें से कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम अपने जीवन के 3-4 बेहतरीन ईयर इसमें खो दोगे। एंड नाउ द बैंकर walking to and fro remembered all this and asked himself, what was the object of that bet? What is the good of that man's losing 15 years of his life and my throwing away 2 millions? Can it prove that the death penalty is better or worse than the imprisonment for life? No, no. It was all nonsensical and meaningless. तो अब तो देखो 15 years हो चुके हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें बताया गया कि बैंकर अपने स्टडी रूम में घूम रहा है और 15 years पहले की बात याद कर रहा है। तो अब वो वहां पे घूमता हुआ सोचता है कि ये बेट क्या थी, इसका क्या मतलब था, इसका क्या फायदा था, क्या उद्देश्य था। उस इंसान ने अपने जीवन के 15 वर्ष खो दिए, और क्या इस शर्त से ये प्रूव हो सकता है कि डेथ पेनल्टी अच्छी है या बुरी, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट? नो नो, इट वॉज ऑल नॉनसेंशियल एंड मीनिंगलेस। ये सब व्यर्थ की चीजें थी। देन ही रिमेम्बर्ड व्हाट फॉलोड दैट इवनिंग। इट वॉज डिसाइडेड दैट द यंग मैन शुड स्पेंड द ईयर्स ऑफ हिज captivity under the strictest supervision in one of the laws of Banker's Garden. It was agreed that for 15 years he should not be free to cross the threshold of the laws, to see human beings, to hear the human voice, or to receive letters and newspapers. He was allowed to have a musical instrument and books, and was allowed to write letters. By the terms of the agreement, the only relation he could have with the outer world were by a little window made purposely for that object. तो अब वो बैंकर सोचता है कि उस इवनिंग और क्या क्या हुआ था। तो ये डिसाइड किया गया था कि जो यंग मैन है वो अपनी इम्प्रिजनमेंट के दौरान एक सख्त निगरानी में रखा जाएगा। बैंकर का जो गार्डन है वहां पे एक कमरा उसको बना के दिया जाएगा, और 15 वर्ष तक वो उस कमरे के अंदर रहेगा।
यहां तक कि उस कमरे की जो देहली है वो भी उसको क्रॉस नहीं करनी है, ना ही किसी जीवित इंसान को देखना है, ना उसकी आवाज सुननी है, ना बाहर से कोई लेटर या न्यूज़पेपर रिसीव करने हैं। मीन्स कि वो बिल्कुल अकेला वहां पे रुकेगा। और उसको परमिशन किन किन चीजों की दी गई? उसको परमिशन दी गई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कि वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रख सकता है, बुक्स ले सकता है पढ़ने के लिए, और लेटर लिख सकता है। बाय द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट द ओनली रिलेशन, तो इस शर्त के दौरान उसका जो बाहरी दुनिया से रिलेशन है वो सिर्फ इतना है कि वो अपने रूम की जो विंडो है, एक छोटी सी विंडो इसी उद्देश्य के लिए रखी गई कि वो वहां से बाहर देख सकता है। He might have anything he wanted, books, music, wine and so on in any quantity he desired by writing an order, but could only receive them through the window. तो अब वो उनमें से कोई भी चीज, जैसे बुक्स है, म्यूजिक है, वाइन है, इस तरह की कोई भी चीज वो कितनी भी मात्रा में मंगवा सकता है। लेकिन मंगवाएगा कैसे? वो लेटर में लिख के देगा और उसको ये सारी चीजें एक विंडो में से मिलेंगी। द एग्रीमेंट प्रोवाइडेड फॉर एवरी डिटेल एंड एवरी ट्रिफल दैट वुड मेक हिज इम्प्रिजनमेंट स्ट्रिक्टली सॉलिटरी एंड बाउंड द यंग मैन टू स्टे देयर एग्जैक्टली 15 years, बिगिनिंग फ्रॉम noon 12 o'clock of 14th November 1870 and ending at 12 o'clock of 14th November 1885। तो इस तरह से हर वो छोटी छोटी चीज लिखी गई जिससे ये पता चल सके कि उसकी जो कन्फाइनमेंट है, जो कैद है, वो पूरी तरह से एकांतवासी वो बन सके। ये 14 नवंबर 1870 को 12 बजे स्टार्ट हुई दोपहर में, और ये खत्म कब होनी थी? 14 नवंबर 1885 में एग्जैक्ट 12 o'clock पे इस शर्त को पूरा होना था। The slightest attempt on his part to break the conditions, if only 2 minutes before the end, released the banker from the obligations to pay him 2 millions। अब देखो, बिल्कुल अगर वो छोटी सी हरकत भी करता है वहां से बच निकलने की, कौन? लॉयर। तो चाहे वो 15 साल में लास्ट के 2 मिनट्स पहले वहां से निकलता है, तो भी जो बैंकर है वो अपने 2 मिलियंस देने से मुक्त हो जाएगा। मीन्स की तो ये शर्त टूट जाएगी। For the first year of his confinement, as far as one could judge from his brief note, the prisoner suffered severely from loneliness and depression. The sounds of the piano could be heard continually day and night from his laws। तो जो उसकी सजा का फर्स्ट ईयर है, तो उसमें कोई भी इस चीज को जज कर सकता था। उसके जो छोटे छोटे नोट्स वो लिखता था, उससे पता चलता था कि वो बहुत अकेलापन और डिप्रेशन महसूस कर रहा है। उसके लॉज में से कंटिन्यूसली पियानो की आवाज आती रहती थी, क्योंकि उसको लेटर लिखने की, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की अनुमति थी, तो वो लगातार पियानो बजाता रहता था। द बुक्स ही सेंट फॉर वर प्रिंसिपली ऑफ अ लाइट करेक्टर, नॉवेल्स विद द कॉम्प्लिकेटेड लव प्लॉट, सेंसेशनल फैंटास्टिक स्टोरीज एंड सो ऑन। तो जो बुक्स वो मंगाता था वो नॉवेल्स वगैरह होते थे जिसमें कॉम्प्लिकेटेड लव प्लॉट, सेंसेशनल फैंटास्टिक स्टोरी और इस तरह की चीजें लिखी हुई होती थी। मीन्स कि वो इस तरह की बुक्स फर्स्ट ईयर में पसंद कर रहा था। इन द सेकेंड ईयर द पियानो वॉज साइलेंट इन द लॉज एंड द प्रिजनर आस्क्ड ओनली फॉर द क्लासिक्स। In the 5th year, music was audible again. Those who watched him through the window said that all that year he spent doing nothing but eating and laying on his bed and angrily talking to himself। अब देखो, जो उसका सेकंड ईयर स्टार्ट होता है कन्फाइनमेंट का समय में, उसका जो पियानो है वो बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। फर्स्ट ईयर में तो वो बहुत बजाता है पियानो को, दूसरे साल जाके वो उसको छोड़ देता है। लेकिन जब उसकी कन्फाइनमेंट का 5th ईयर शुरू होता है तो उसका म्यूजिक फिर से सुनने लायक बन जाता है। जो लोग उसको विंडो में से देखते हैं वो कहते हैं कि इस पूरे ईयर के दौरान वो कुछ नहीं करता, वो सिर्फ खाता है और अपने बेड पे लेटा रहता है और कभी कभार अपने आप से बहुत गुस्से से बातें करता है। He did not read books. Sometimes at night he would sit down to write for hours, and in the morning tear up all that he had written. More than once he could be heard crying। तो वो कहते हैं कि उसको बुक्स पढ़ते हुए नहीं देखा गया। कई बार रात को बैठ के वो घंटों लिखता रहता और सुबह उठ के जो उसने लिखा होता उसको फाड़ देता, और कई बार उसको चिल्लाते हुए भी सुना गया। In the second half of the 6th year, the prisoner began zealously studying languages, philosophy and history। 6th year के सेकेंड हाफ में उस कैदी को
बहुत जिज्ञासावश लैंग्वेज, फिलोसफी और हिस्ट्री की बुक्स पढ़ते हुए देखा गया. He threw himself eagerly into these studies, so much so that the banker had enough to do to get him the books he ordered. In the course of 4 years, some 600 volumes were procured at his request. It was during this period that the banker received the following letter from his prisoner. तो इन वर्षों के दौरान वो इस स्टडी में पूरी तरह डूब गया. 4 ईयर के कोर्स में वो लगभग 600 वॉल्यूम्स है वो रिक्वेस्ट करता है बुक्स की, तो वो बैंकर उसको वो लाके देता है. और इसी पीरियड के दौरान बैंकर को एक दिन उसके प्रिजनर का एक लेटर मिलता है. बैंकर का प्रिजनर कौन है? वो लॉयर. तो इट मीन्स लॉयर उसको एक लेटर लिख के भेजता है जिसमें लिखा होता है, माई डियर जेलर, आई राइट यू दीज लाइन्स इन 6 लैंग्वेजेस. शो देम टू पीपल हु नो द लैंग्वेज. वो कहते हैं कि माई डियर जेलर, मैं 6 लैंग्वेज में आपको ये लाइन्स लिख के भेज रहा हूं. जो लोग इन लैंग्वेज को अच्छी तरह से जानते हैं, आप उनको ये लाइन्स दिखाना. लेट देम रीड देम, तो उनको ये पढ़ने के लिए देना. इफ दे फाइंड नॉट वन मिस्टेक, अगर उनको इनमें कोई भी मिस्टेक नहीं मिलती, आई इम्प्लोर यू टू फायर अ शॉट इन द गार्डन. तो लॉयर कहता है, अपने लेटर में लिखता है कि अगर इन लाइन्स में कोई भी मिस्टेक नहीं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप गार्डन में एक शॉट फायर कर देना ताकि मुझे पता चल जाए. दैट शॉट विल शो मी दैट माई एफर्ट्स हैव नॉट बीन थ्रोन अवे. तो वो कहते हैं इस शॉट से मुझे पता चल जाएगा कि मेरे जो प्रयास हैं लैंग्वेज को लिखने के लिए वो व्यर्थ नहीं गए. द जीनियसेस ऑफ ऑल एजेस एंड of all lands speak different languages, but the same flame burns in them all. Oh, if you only knew what unearthly happiness my soul feels now from being able to understand them. तो इस लेटर में वो आगे लिखते हैं कि प्रत्येक युग के जो विद्वान हैं और अलग अलग भाषाएं बोलने वाले हैं, लेकिन उन सभी के अंदर एक ही भावना है, एक ही तरह की फ्लेम है. लेकिन मैं बता नहीं सकता हूं कि मुझे इन सभी भाषाओं को समझ के कितनी खुशी महसूस हो रही है. द प्रिजनर्स डिजायर वॉज फुलफिल्ड. अब वो कैदी की जो इच्छा पूरी की गई, वो लैंग्वेज दिखाई गई. उसके बाद द बैंकर ऑर्डर 2 शॉट्स टू बी फायर्ड इन द गार्डन. तो बैंकर 2 शॉट फायर करने का ऑर्डर देता है. देन आफ्टर द 10th ईयर द प्रिजनर sat immovably at the table and read nothing but the gospel. Theology and histories of religion followed by the gospel. तो अब 10th ईयर्स है उसकी कन्फाइनमेंट का. अब प्रिजनर है, वो बिना हिले जुले टेबल पर बैठा रहता है और गॉस्पल के बिना वो कुछ भी नहीं पढ़ता. बाइबल की जो 4 बुक्स हैं उनमें से एक है गॉस्पल. तो अपने 10th ईयर में वो प्रिजनर गॉस्पल को पढ़ता रहता है. इन द लास्ट 2 years of his confinement, the prisoner read an immense quantity of books quite discriminately. At one time he was busy with natural science, then he would ask for literature. He demanded at the same time books on chemistry and medicine and a novel and some treatise on philosophy or theology. His reading suggested a man swimming in the sea among the wreckage of his ship and trying to save his life by greedily clutching first at one spar and another at another. तो जो उसके कन्फाइनमेंट के लास्ट 2 years थे, उसमें जो प्रिजनर था वो बहुत ही बड़ी मात्रा में बुक्स को पढ़ना शुरू कर देता है. इनडिस्क्रिमिनेटली, थॉटलेसली, मीन्स कि जो बुक आई वो उसने पढ़नी शुरू कर दी. कभी तो वो नेचुरल साइंस पढ़ने में बिजी होता है, कभी लिटरेचर पढ़ता है, कभी वो केमिस्ट्री की बुक्स की डिमांड करता है, कभी मेडिसिन की, कभी नॉवल, कभी फिलोसफी. इस तरह से वो जितनी भी बुक्स उसको अच्छी लगती हैं वो उसको मंगवाता है और पढ़ता जाता है. वो इस तरह से लगता है कि वो समुद्र में अपने टूटे हुए शिप के द्वारा स्विमिंग कर रहा है और जैसे वो अपने लाइफ को सेव करने के लिए एक से दूसरी चीज को पकड़ता रहता है. द ओल्ड बैंकर रिमेम्बर्ड ऑल दिस एंड थॉट टुमारो एट 12 o'clock he will regain his freedom. By our agreement, I ought to pay him 2 millions. If I do pay him, it is all over with me. I shall be utterly ruined. अब वो जो बूढ़ा बैंकर है वो सोचता है कि कल टुमारो 12 o'clock के टाइम पे वो उसको उसकी आजादी मिल जाएगी. मीन्स कि कल 12 बजे उसकी जो कन्फाइनमेंट है वो पूरी होने वाली है, तो उसकी आजादी उसको मिल जाएगी और एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उसको 2 million पे करने पड़ेंगे. किसको? बैंकर को.
और वो सोचता है कि अगर मैंने ये रकम पे कर दी तो मैं पूरी तरह से दिवालिया हो जाऊंगा। 15 years before he was very rich. Now he was afraid to ask himself which were greater, his debts or his assets. 15 वर्ष पहले तो वो बहुत अमीर इंसान था, लेकिन अब उसको ये सोचते हुए भी डर लगता है कि उसके कर्ज ज्यादा है या उसकी संपत्ति ज्यादा है। Cursed bet, muttered the old man, clutching his head in despair. Why didn't the man die? He is only 40 now. He will take my last penny from me. He will marry, will enjoy life, while I shall look at him with envy like a beggar. No, it is too much. The one means of being saved from the bankruptcy and disgrace is the death of that man. अब वो जो बैंकर है उस शर्त को बहुत ज्यादा कर्ज कर रहा है। वो सोचता है कि क्यों मैंने ये शर्त लगाई। वो अपना सिर पकड़ के बैठ जाता है। तो वो सोचते हैं कि ये इंसान मर क्यों नहीं गया। वो कहते हैं कि ये सिर्फ अभी 40 ईयर्स का है, ये मुझसे मेरा सारा धन ले लेगा और बाद में ये मैरिज करेगा, अपनी लाइफ को एंजॉय करेगा और मैं इसको एक भिखारी की तरह देखता रह जाऊंगा। तो कहते हैं नहीं नहीं, ये सारा बहुत हो चुका। वो कहते हैं इन सब चीजों से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि उस इंसान की डेथ हो जाए, उसकी मौत हो जाए। अगर उसकी मौत हो जाती है तो बैंकर को किसी को कोई रुपया नहीं देना पड़ेगा। It struck 3 o'clock. Everyone was asleep in the house and nothing could be heard outside but the rustling of the trees. तो अब 3 बज चुके हैं, घर में हर कोई सोया हुआ है, ट्रीज के पत्तों की आवाज के बिना और किसी चीज का शोर बाहर सुनाई नहीं दे रहा। Trying to make no noise, he took from a fireproof safe the key of the door, which had not been opened for 15 years, put on his overcoat and went out of the house. तो वो बिना किसी तरीके का शोर किए अपनी फायर प्रूफ सेफ से, ऐसी अलमीरा जिसको आग भी नुकसान ना पहुंचा सके, वहां से उस दरवाजे की निकालता है, चाबी निकालता है, जिसको 15 वर्ष पहले बंद किया गया था और इन 15 वर्ष के दौरान कभी भी खोला नहीं गया। वो उस की को निकालता है और अपने ओवरकोट की जेब में रख लेता है और घर के बाहर आ जाता है। इट वॉज डार्क एंड कोल्ड इन द गार्डन। रेन वॉज फॉलिंग, गोइंग टू द स्पॉट वेयर द लोज स्टूड। अब बहुत अंधेरा था, ठंड भी थी गार्डन में और बरसात हो रही थी। तो वो उस लॉज की तरफ जाने से पहले 2 बार वॉचमैन को बुलाता है। नो आंसर फॉलोड, तो उसको कोई आंसर नहीं मिलता। एविडेंटली द वॉचमैन हैड sought shelter from the weather and was now asleep somewhere. तो अब ये इस चीज का पक्का उसको विश्वास हो गया कि इस मौसम से, जो बरसात वाला मौसम है, इससे बचने के लिए वॉचमैन कहीं और जाके सो गया है। इट मीन्स कि अब उसका रास्ता बिल्कुल साफ है। If I had the pluck to carry out my intention, thought the old man, suspicion would fall first upon the watchman. तब वो जो बैंकर है वो सोचते हैं कि इस समय पे अगर मैं अपनी इंटेंशंस पूरी कर लेता हूँ, इंटेंशंस क्या है उसकी, उस लॉयर को मार देना। वो सोचते हैं ना कि अगर उसकी डेथ हो जाए तो मुझे कोई उसको रुपीज नहीं देने पड़ेंगे। तो कहते हैं अगर इस टाइम पे मैं अपनी इंटेंशंस को पूरा कर लेता हूँ तो जो फर्स्ट डाउट है, पहला शक है, वो किस पे जाएगा? वॉचमैन पे, क्योंकि वहां पे तो सिर्फ वॉचमैन ही रुकता था। He felt in the darkness for the steps and the door and went into the entry of the lodge. The old man peeped through the little window. A candle was burning dimly in the prisoner's room. He was sitting at the table. Nothing could be seen but his back, the hair on his head and his head. Open books were laying on the table, on the 2 easy chairs and on the carpet near the table. तो जब वो जाता है तो उसको वहां पे बहुत अंधेरा महसूस होता है। तो वो लॉज की एंट्री की तरफ जाता है और उस विंडो के द्वारा अंदर देखता है। बीप थ्रो होता है झांकना। वो विंडो के द्वारा अंदर कमरे में झांकता है तो वहां पे एक कैंडल है, वो जल रही है, धीमी धीमी रोशनी है कमरे में। तो जो प्रिजनर है वो अपने टेबल पे बैठा हुआ है, वहां और कुछ भी दिखाई नहीं देता। वहां उसकी बैक दिखाई दे रही है, उसके सिर के बाल दिखाई दे रहे हैं और उसके हाथ दिखाई दे रहे हैं। तो उसके आसपास टेबल पे बुक्स खुली हुई हैं, जो इजी चेयर्स पड़ी हैं उस पे भी बुक्स पड़ी हैं और कारपेट है जो टेबल के पास, वहां भी बुक्स है। 5 minutes passed and the prisoner did not once stir. 15 years imprisonment had taught him to sit still. The banker tapped at the window with his finger and the prisoner made no movement. Then the banker cautiously broke the seals of the door and put the key in the keyhole. The rusty lock gave a grating sound and the door creaked.
ही मेड अप हिज माइंड टू गो इन। तो 5 मिनट तक बैंकर वहीं खड़ा रहता है, लेकिन जो प्रिजनर है वो एक बार भी नहीं हिलता। 15 वर्ष की इम्प्रिजनमेंट ने उसको शांत होके बैठना सिखा दिया था। किसको? लॉयर को। अब बैंकर विंडो पे हल्का सा अपनी फिंगर से थपथपाता है, लेकिन जो प्रिजनर है वो इससे कोई मूवमेंट नहीं करता। तो बैंकर जाकर धीरे से उस दरवाजे की सील तोड़ता है और की होल में वो अपनी की लगाता है। अब 15 वर्ष हो चुके हैं लॉक लगाए हुए, तो ऑब्वियसली लॉक में जंग आ गई है। तो वहां पे थोड़ा सा ग्रेटिंग साउंड आता है, डोर है वो भी आवाज कर रहा है। अब वो जो बैंकर है अंदर जाने का अपना मन बना लेता है। एट द टेबल अ मैन अनलाइक ऑर्डिनरी पीपल वॉज सिटिंग मोशनलेस। He was a skeleton with the skin drawn tight over his bones, with long curls like a woman's and a shaggy beard. His face was yellow with an earthy tint in it. His cheeks were hollow, his back long and narrow, and the hand on his shaggy head was so thin and delicate that it was dreadful to look at. तो बैंकर बताता है कि जब वो अंदर जाता है तो देखते हैं कि आम इंसानों से अलग एक इंसान बिना हिले जुले टेबल पर पड़ा है। वो एक तरह से अस्थि पिंजर लग रहा है। उसके जो बाल हैं औरतों की तरह लंबे हो चुके हैं, दाढ़ी है वो बहुत लंबी और अनटाइडी है, उसका चेहरा पीला पड़ चुका है और जो उसके गाल हैं अंदर धस गए हैं। उसकी लंबी सी एक बैक दिख रही है जो बहुत पतली हो चुकी है और उसके हाथ जिसपे उसका सिर टिका हुआ है वो बहुत पतले हैं और उसको देखना उसको बहुत ही भयानक लग रहा है। Seeing his emaciated, aged-looking face, no one would have believed that he was only 40. He was asleep in front of his bowed head. There lay on the table a sheet of paper on which there was something written in fine handwriting. उसका चेहरा उसकी उम्र से ज्यादा बड़ा दिख रहा है। कोई विश्वास ही नहीं कर सकता कि वो अभी 40 साल का है। वो गहरी नींद में सोया हुआ है, उसके सामने उसका सिर झुका हुआ है। अब उसके झुके हुए सिर के सामने जो टेबल है उसपे एक शीट पड़ी है पेपर की, उसपे बहुत अच्छी सुंदर राइटिंग में कुछ लिखा हुआ है। Poor crazy thought the banker. He is asleep and most likely dreaming of the millions. Before I carry out my intention, let me first read what he has written here. अब उसने जो फाइन हैंड राइटिंग में पेपर पे कुछ लिख रखा है, तो बैंकर सोचते हैं कि ये बेचारा बहुत गहरी नींद में सोया हुआ है और ये मिलियंस के सपने देख रहा होगा। उसको लग रहा होगा कि सुबह मैं आजाद हो जाऊंगा तो मुझे 2 मिलियंस मिलेंगे। लेकिन जो बैंकर है वो सोच रहा है कि मैं अपनी इंटेंशन को पूरा करने से पहले चलो एक बार इस लेटर को पढ़ लेता हूं जो इसने यहाँ लिख रखा है। The banker took the page from the table and read as follows. तो बैंकर उस पेज को उठाता है और उसको पढ़ने लगता है। उस पे क्या लिखा हुआ था? Tomorrow at 12 o'clock I regain my freedom and the right to associate with other men. But before I leave this room and see the sunshine, I think it necessary to say a few words to you. With a clear conscience, I tell you, as before God who beholds me. But I despise freedom and life and health and all that in your books is called the good things of the world. तो जो लॉयर है वो उस पेपर पे उसने लिख के रखा था कि कल को 12 बजे मुझे मेरी आजादी मिल जाएगी और मैं फिर से दोबारा दूसरे इंसानों से मिल सकता हूँ। लेकिन इस कमरे को छोड़ने से पहले और सनशाइन देखने से पहले मुझे लगता है कि मुझे कुछ शब्द तुम्हें बताने चाहिए। अपनी पूरी होशोहवास में मैं तुम्हें बताता हूँ, एज बिफोर गॉड, जैसे परमात्मा के सामने, हु बिहोल्ड्स मी, जिसने मुझे आज तक थाम के रखा है। आई डिस्पाइज फ्रीडम, मुझे आजादी से अब नफरत है, लाइफ से, हेल्थ से और वो सारी दुनिया की अच्छी चीजें जो तुम्हारी ये बुक्स बताती हैं उन सभी से मुझे अब नफरत है, मुझे किसी चीज की इच्छा नहीं है। फॉर 15 years आई हैव बीन इंटेंशनली स्टडिंग अर्थली लाइफ। वो कहते हैं कि 15 वर्ष तक मैं इस अर्थली लाइफ को पढ़ता जा रहा हूँ। इट इज ट्रू आई हैव नॉट सीन द अर्थ नॉर मैन। ये सच है कि मैंने ना अर्थ को देखा अब ना इंसान को। कब? इस 15 वर्ष के पीरियड में। बट इन योर बुक्स आई हैव ड्रंक फ्रेग्रेंट वाइन, आई हैव संग सॉन्ग्स, आई हैव हॉन्टेड स्टैग्स एंड वाइल्ड बोर्स इन द फॉरेस्ट। लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हारी बुक्स के द्वारा, जो बुक्स तुमने मुझे पढ़ने के लिए दी थी, उनके द्वारा मैंने ऐसा महसूस किया जैसे कि मैं एक खुशबूदार वाइन पी रहा हूँ, अच्छे सॉन्ग गा रहा हूँ, स्टैग्स को हंट कर रहा हूँ। ब्यूटीज एज ethereal as cloud created by the magic of your poets and genius have visited me at night and have whispered in my ears wonderful tales that have set my brain in whirl.
दुनिया के बाहर की जो सुंदरता है कि बादलों जैसी अनवर्ल्डली ब्यूटी है जो तुम्हारे पोएट और विद्वानों ने क्रिएट की है, रचना की है, जिसकी वो रात को मेरे पास आती है और मेरे कानों में ऐसी कहानियां सुनाती है जिससे मेरे दिमाग में हलचल पैदा हो जाती है। In your books, I have climbed to the peaks of Alburj and Mount Blanc, and from there I have seen the sunrise, have watched it in the evening flood, the sky, the ocean, the mountain tops with gold and crimson. I have watched from there the lightning flashing over my head and clearing the storm clouds. I have seen green forests, fields, rivers, lakes, towns. वो कहते हैं कि तुम्हारी बुक्स के द्वारा मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अलबुर्ज की चोटियों पे चढ़ लिया, माउंट ब्लॉक पे चढ़ लिया, वहां से मैंने सनराइज देखा, फ्लड्स देखे, माउंटेन टॉप्स, सी, गोल्ड, क्रिम्सन, सारा कुछ। वो कहते हैं कि मैंने ऐसा लगता है, ऐसा महसूस करता हूं कि आज तुम्हारी बुक्स के द्वारा मैंने सारा कुछ देख लिया। Heard the singing of the sirens amid the strain of the shepherd's pipes. I have touched the wings of comely devils who flew down the converse with me of God. In your books I have flung myself into the bottomless pit, performed miracles, slain one towns, praised new religion, conquered whole kingdom. तो वो इस तरह से अपने लेटर में ये सारा कुछ लिख के रखते हैं कि जो बुक्स आपने मुझे पढ़ने को दी उसके द्वारा मैंने सारी दुनिया में घूम लिया, सारी चीजों को जो मैं बाहर रह के भी नहीं देख सकता वो यहाँ रह के मैंने देख ली। जितनी भी अच्छे से अच्छी, बड़ी से बड़ी चीज हो सकती है, कोई चमत्कार हो सकता है, वो सारा कुछ मैंने आपकी बुक के द्वारा यहाँ पे देख लिया। योर बुक्स हैव गिवन मी विजडम, तुम्हारी किताबों ने मुझे बुद्धिमता दी। ऑल दैट द रेस्टलेस थॉट ऑफ मैन हैज क्रिएटेड इन द एजेस इज कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल कंपास इन माई ब्रेन। और वो सारे बेचैनी भरे विचार जो एक इंसान के अंदर होते हैं युगों युगों से, वो मेरे एक छोटे से दिमाग में भर चुके हैं। आई नो दैट आई एम वाइजर देन ऑल ऑफ यू। वो कहते हैं कि मैं जानता हूं कि मैं तुम सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूं, क्योंकि उसने बहुत सी बुक्स पढ़ी हैं और बुक्स को पढ़ने के बाद ऐसे विचार जिसका आज तक कोई आंसर नहीं ढूंढ पाया, वो कहते हैं कि उन सभी विचारों के जो आंसर हैं, जो हल हैं, वो मुझे मिल चुके हैं। इसलिए मुझे लगता है कि मैं तुम सबसे ज्यादा बुद्धिमान बन चुका हूं। And I despise your books, I despise wisdom and blessing of this world. It is all worthless, fleeting, illusory and deceptive like a mirage. You may be proud, wise and fine, but death will wipe you off the face of the earth, as though you were no more than mice burrowing under the floor. Your posterity, your history, your immortal genius will burn or freeze together with the earthly glow. वो कहती है कि तुम्हारी बुक्स के द्वारा मैंने इस संसार की सारी चीजें देख ली। अब मुझे पता है कि ये जो संसार है ये सब कुछ एक धोखा है, एक दिखावा है, व्यर्थ है, सिर्फ एक कल्पना है। बुद्धिमान हो सकते हो, प्राउड फील कर सकते हो, फाइन फील कर सकते हो, लेकिन जो डेथ है वो इन सारी चीजों को खत्म कर देगी, इस अर्थ से तुम्हारा नामो निशान मिटा देगी। तुम सिर्फ एक माइस की तरह जो फर्श के नीचे अपना होल बनाता है, तुम बिल्कुल वैसे ही रह जाओगे। तुम्हारा जो फ्यूचर है, तुम्हारी हिस्ट्री है, जो तुम्हारी इमॉर्टल जीनियस है, वो सारा कुछ एक ही बार में बर्न जा फ्रीज हो जाएगा। यू हैव लॉस्ट योर रीजन एंड टेकन द रॉन्ग पाथ। यू हैव टेकन लाइज फॉर द ट्रूथ एंड हाइडियसनेस फॉर ब्यूटी। आई डोंट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड यू। लॉयर है, वो आगे कहता है कि तुमने एक गलत रास्ता चूज किया है, तुम अपना जो रीजन है उसको खो चुके हो, तुमने झूठ का रास्ता लिया है, और लेकिन अब मैं तुम्हें समझाना नहीं चाहता। टू प्रूव टू यू इन एक्शन हाउ आई डिस्पाइज ऑल दैट यू लाइव बाय, आई अनाउंस द 2 million of which I once dreamed as of paradise and which now I despise. To deprive myself of the right to the money, I shall go out from here 5 hours before the time fixed and so break the contract. वो कहते हैं कि मैं इतना ज्यादा इन चीजों से निराशा से भर चुका हूं, इस चीज का विश्वास दिलाने के लिए मैं तुम्हें बताता हूं कि 2 million जो कभी मुझे एक स्वर्ग का सपना लगते थे, मुझे ऐसा लगता था कि अगर मुझे 2 million मिल जाएंगे तो मैं जैसे स्वर्ग भोग लूंगा, लेकिन अब मेरे लिए इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। ये सारी चीजें मुझे निराशा से भर देती हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी इस मनी से खुद को दूर करने के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैं फिक्स टाइम से 5 घंटे पहले यहां से चला जाऊंगा और इस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट है वो टूट जाएगा।
तो इससे पता चलता है कि लॉयर है, अब उसको मिलियंस की कोई चाहत नहीं है। वो कहते हैं कि मैं सही 5 घंटे पहले यहां से चला जाऊंगा। जिसने सारी उम्र अपनी उस कैद में निकाल ली, वो चाहे तो 5 घंटे और रह सकता था, लेकिन अब उसको उस पैसे से कोई मोह नहीं है, कोई लगाव नहीं है। वो बुक्स पढ़ पढ़ के उसके अंदर इतनी बुद्धिमत्ता आ चुकी है, वो समझ चुका है कि असल में जीवन क्या है। अब वो उसको उस पैसे से कोई मोह नहीं, कोई लगाव नहीं, इसलिए वो कहते हैं कि मैं उस कंट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा समय तय हुआ था उससे 5 घंटे पहले यहां से चला जाऊंगा। इससे वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाएगा और तुम्हें मुझे कोई रुपया नहीं देना पड़ेगा। When the banker had read this, he laid the page on the table, kissed the strange man on the head, and went out of the lodge weeping. अब जो बैंकर है जब इस पेज को पढ़ता है तो वो पढ़ के इस पेज को वापस टेबल पे रख देता है और उस अजनबी इंसान के सिर पे किस करता है और बाहर चला जाता है। लेकिन जब वो बाहर जाता है तो वो रो रहा था। At no other time had he felt so great a contempt for himself. और इस समय वो अपने लिए सबसे ज्यादा घृणा महसूस कर रहा था। अब उसको अपने पे घृणा हो रही थी कि किस तरह से उसने उस इंसान के बारे में इतनी घटिया सोच रखी, जिसको वो मारने आया था वो खुद ही उसको बचाने के लिए 5 घंटे वहां से पहले जाने को तैयार था। ओके, तो यहाँ पे आके ये स्टोरी खत्म हो चुकी है। लेकिन आगे स्टोरी में ये बताया गया है कि वो लॉयर है, वो कुछ टाइम पहले वहां से चला जाता है और उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देता है और इस तरह से उस बैंकर को उसको कोई भी रुपया नहीं देना पड़ता। ओके, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और समझ आ गई होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।